नमस्कार साथियों, आज हम MPPSC प्री डेली टेस्ट की जो श्रृंखला चल रही है उसके अगले टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें आज हमारे प्रश्न हैं। पहला, यहाँ पे आपको एक विकल्प दिया गया है पहला प्रश्न में कि आपको असत्य कथनों का चयन करना था। पहला प्रश्न है कि भारत ने उड़ीसा तट के पास सतह से सतह मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पिल्ले का सफल परीक्षण किया। एक बात प्रश्न में ही बोला गया कि भाई एक बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसका नाम है पिल्ले, उसका परीक्षण किया कहाँ से? उड़ीसा से। तो एक बात तो ये सही हुई कि उड़ीसा से हमने कोई सी मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम पिल्ले है। एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। आपको क्या पता होना चाहिए? कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कथन हमारा सही होता है। परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO है ना, DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया। ठोस ईंधन युद्धक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। ये एक प्रकार से पृथ्वी रक्षा वाहन प्रणाली जो हम अपना रहे हैं उस पर आधारित है। अगली बात थी कि पिल्ले, ये दोनों ही कथन सही है। पिल्ले 3500 से 3000 किलोमीटर की दूरी की सतह से सतह मार करने में सक्षम है। अब आपने ऊपर वाले प्रश्न को, अगर आप क्वेश्चन को ही सही तरीके से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम दूरी की मिसाइल है ना। आपको क्या पता चलेगा कि ये कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन यहाँ पे उसकी दूरी बताया 3000 से 5000। तो सामान्यतः 3000 से जो 5000 की दूरी होती है ये अधिक दूरी के अंतर्गत माना जाता है। इसका एक्चुअल में पिल्ले की जो क्षमता है वो लगभग 350 से 500 किलोमीटर है। कितना? 350 से 500 किलोमीटर। अतः आपका ये ऑप्शन क्या होता है? गलत होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या होता है? गलत होता है। अतः हमारा असत्य कथन कौन सा निकला? तीसरा जो कथन निकला वो हमारा असत्य कथन के रूप में हम जानते हैं। सही विकल्प ये हमारा हुआ। आपका अगली बात क्या थी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए और सत्य कथन बनाना था। तो देखिए, सत्य कथन आपको चुनना था। उसमें बोला भारत में यूनिकॉर्न कंपनी। तो पहले हमको पता होना चाहिए यूनिकॉर्न कंपनियाँ होती क्या हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनियाँ ऐसे स्टार्टअप होती है, यूनिकॉर्न कंपनियाँ ऐसे स्टार्टअप होती है, पहली बात ऐसे स्टार्टअप होती है जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। $1 बिलियन जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी कंपनियां जिनका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है उनको हम सामान्यतः यूनिकॉर्न कंपनियों के नाम से जानते हैं। तो भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। ये बात थोड़ी सी गलत दी गई। एक्चुअल में एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा आई। कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि पहले स्थान पे USA है, दूसरे स्थान पे इसमें चाइना बताया गया और तीसरे स्थान पे भारत बताया गया। तीसरे स्थान पे कौन बताया गया? भारत बताया गया। तो पहली बात तो गलत हो गई क्योंकि ये चौथे स्थान बोल रहा है। तो ये पहला कथन हमारा गलत होता। अब इन्होंने क्या बताया, ये थोड़ा सा नवंबर तक का डाटा है तो उसमें बताया गया कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या, ऐसे स्टार्टअप जिनका मूल्य 1 बिलियन से अधिक है, उनकी संख्या 54 हो गई। ये बात तो एकदम सही है। फिर क्या बोला कि अमेरिका दुनिया भर में पहले, चीन दूसरे, ब्रिटेन तीसरे। एक्चुअल में ये दोनों बात तो सही है, अमेरिका और चीन, लेकिन ब्रिटेन तीसरे स्थान पर नहीं है, तीसरे स्थान पर भारत है। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। सही ऑप्शन केवल बी बचता है हमारा यहाँ पे। अब आपका अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे तो केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 तक 100% साक्षरता के लिए एक मिशन प्रारंभ किया है। वो मिशन कौन सा है? तो ये देखिए, एक नव भारत साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया है। नव भारत साक्षरता मिशन के लिए कैबिनेट नोट अभी आया है, कैबिनेट नोट, उसको प्रारंभ करने वाली है सरकार। तो कैबिनेट नोट आया था, इसमें क्या बोला गया कि 15 वर्ष और उससे अधिक, 15 वर्ष और उससे अधिक के जो आयु वर्ग के लगभग भारत में कितने 5 करोड़ के आसपास निरक्षर है, उनको साक्षर करने, उनको दायरा करने में लाने के लिए नव भारत साक्षरता अभियान लाया गया है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हुआ? बी विकल्प, 15 वर्ष से अधिक के लिए ये लाया गया। अब क्या बोला कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, कोई से एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा या एयर एम्बुलेंस,
एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। तो देखिए ये जो काम किया गया है वो उड़ीसा राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, मुख्यमंत्री के शब्द बोला तो नवीन पटनायक जी के द्वारा किया गया। ये क्या थे, उड़ीसा के जो दुर्गम स्वास्थ्य क्षेत्र है जैसे मलकानगिरी है, कालाहांडी है, नुआपाड़ा है, वहाँ के जिले मुख्यालयों तक रोगियों को पहुँचाने के लिए ये प्रारंभ किया गया है। तो हमारा सही विकल्प जो आता है वो उड़ीसा यहाँ पे सही विकल्प आएगा। आपका अगला कथन क्या है कि आधुनिक युद्ध के, ये हमारा सही विकल्प क्या हुआ, उड़ीसा। अगला कथन क्या था कि आधुनिक युद्ध के डार्विन कहे जाने वाले किस प्रकृतिवादी का 92 साल की आयु में निधन हो गया है ना। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यह उपाधि किसको दी जाती है, आधुनिक युद्ध के डार्विन को, और जिनको उपाधि दी जाती है उनका निधन भी हो गया। तो देखिए ये उपाधि जो दी जाती है वो किसको दिया जाता है, ई.ओ. विल्सन को ये उपाधि दी जाती है, ई.ओ. विल्सन को दी जाती है। ये आनुवांशिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि लेते थे, है ना। उनके द्वारा प्रकृति के इतिहास और उनके संरक्षण से संबंधित अनेक थ्योरी दी गई। कौन से आनुवांशिक विज्ञान में इनकी रुचि थी, इनके द्वारा जो किया गया वो डेविड, है ना, इनका जो साथी थे उनका नाम था डेविड एटनबरो के साथ, है ना, डेविड एटनबरो के साथ इनके ने मिलकर बहुत अधिक कार्य किया गया है। डेविड एटनबरो के साथ मिलकर काम किया। और ई.ओ. विल्सन का भी क्या हो गया, अभी निधन हुआ है। आपका अगला कथन था अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, है ना। अगला आपका प्रश्न था जिसमें बोला गया कि किस संस्था ने हाल ही में सौर ऊर्जा गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा, सौर ऊर्जा जो गठबंधन है उसको कौन सी एक ऐसी संस्था है जो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। तो देखिए अभी जो सौर ऊर्जा गठबंधन है जिसको अपन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका गठन कब हुआ था, जिसके गठन शुभारंभ जो किया गया वो 30 नवंबर 2015 को पेरिस में इसका क्या किया गया था, इसके गठन की घोषणा या शुभारंभ किया गया था, है ना। कहाँ पे, लंदन के वेम्बले स्टेडियम में अपने उद्बोधन में उन्होंने इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। 121 देश इसमें शामिल है और इसमें कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में जो देश है उनको सामान्यतः शामिल किया जाता है। कितने देश शामिल है, 121। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय बनाया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अब बोला गया कि इसमें इसको किसमें पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। तो देखिए इसमें जो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन, उसमें इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। सही विकल्प डी विकल्प यहाँ पे हमारा सही होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया उसके संदर्भ में बोला गलत कथन कौन सा है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया गया ना वो प्रदान किया गया श्री नीलमणि फूकन और जूनियर, जिनका नाम क्या था, नीलमणि फूकन जूनियर को इनका अवार्ड प्रदान किया गया। अब इसमें अगर हम देखें तो नाम क्या दिया गया, विश्वनाथ सत्यनारायण सिंह, ये बात गलत हो गई। और बोला विश्वनारायण सत्यनारायण सिंह ने असमिया भाषा में 13 किताबें लिखी, दोनों बात गलत है। एक्चुअल में इसमें नीलमणि फूकन जूनियर को अवार्ड दिया गया और इन्होंने असमिया भाषा में किताब रखी है। तो यहाँ पे जो दोनों कथन है वो कैसे हो गए हैं, गलत हो गए हैं। यहाँ पे दोनों ही कथन गलत है क्योंकि विश्वनाथ सत्यनारायण जो है वो असमिया भाषा के कवि नहीं है। उनका नाम क्या है, नीलमणि फूकन जूनियर जो है वो असमिया भाषा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प क्या होता है, यहाँ पे सही विकल्प होता है, दोनों कथन गलत है, डी ऑप्शन आपका सही होता है। अब आपका क्या था, भारत सरकार ने नई मंजिल योजना प्रारंभ की है। देखिए नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है। ये रोजगार योग्य कौशल प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, रोजगार योग्य कौशल प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, रोजगार योग्य कौशल प्रदान करती है। ये जो है ये इसके लिए 17 से 35 आयु वर्ग के जो युवा है ना, 17 से 35 आयु वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए ये योजना लाई गई और ओरिजिनल तरीके से ये योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। तो 17 से 35 आयु वर्ग के युवा और 2015 में इसको प्रारंभ किया गया था, ये हमारा सही विकल्प होगा। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहली बात बोली गई गंगऊ अभियान, गंगऊ अभ्यारण्य ही यहाँ पे गलत दिया गया। गंगऊ अभ्यारण्य जो स्थित है वो आपको कहाँ पे है, पन्ना में स्थित है। मंदाता अभ्यारण्य जो है वो खंडवा में है।
कालीबीत अभ्यारण्य बैतूल में है और मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में है। ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही तरीके से दिए गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न दिया गया है ना, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी है। ये बात एकदम सही है, भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी है जो एनिमल से संबंधित बीमारियाँ होती है उसमें काम करती है। कोविड के समय पे ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, कोविड के समय पे भी इसके द्वारा सामान्य जो वायरस है उसके लिए जानकारी जुटाई गई थी। बड़वानी जिले में गाँव एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई, गो एम्बुलेंस, सॉरी ये शब्द गलत थोड़ा सा लिखा गया है, गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। तो ये एक्चुअल में दूसरा कथन पूरी तरह गलत ही है। बड़वानी में ये प्रारंभ नहीं की गई गो एम्बुलेंस कहाँ पे, खरगोन में प्रारंभ की गई, कहाँ पे, खरगोन में प्रारंभ की गई। तो दूसरा कथन आपका गलत दिया गया है, सही कथन केवल ए है। तो ए ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक करेंगे, ए ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये हमारा होता है। अगला आपका प्रश्न था नॉर्मल बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं शोध केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो देखिए नॉर्मल बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय मक्का और शोध केंद्र जिसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, 2011 में की गई है। कहाँ पे, खमरिया नामक जगह, खमरिया जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है ना, 2011 में। नॉर्मल बोरलॉग अंतर्राष्ट्रीय क्या थे, किसी वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति के पिता कहा जाते हैं। नॉर्मल बोरलॉग को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं नॉर्मल बोरलॉग। तो हमारा सही विकल्प निकला ए ऑप्शन यहाँ पे सही निकला। बाजरा जिसको सामान्यतः अपन क्या बोलते हैं, मोटा अनाज के नाम से जानते हैं बाजरा को। तो बाजरा के संदर्भ में यहाँ पे बोला गया है कि बाजरा फसल है। तो बाजरा पहला आपको क्या पता होना चाहिए, बाजरा क्या है, मोटा अनाज है। बाजरा कहाँ है, मोटा अनाज है। कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसका प्रोडक्शन जो होता है वो भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले में मध्य प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है। भिंड, मुरैना, शिवपुरी में इसका प्रोडक्शन होता है। और ये किस प्रकार की फसल है, ये खरीफ की फसल मानी जाती है। तो सही विकल्प हमारा क्या आता है, बी विकल्प यहाँ पे सही विकल्प हमारा आता है। आपका अगला प्रश्न बोला गया कि मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो देखिए मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक जो सब्जी उत्पादन होती है वो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन होती है। मध्य प्रदेश का सब्जी के अलावा अगर हम फल उत्पादन में देखें तो फल उत्पादन में 5वां स्थान है। अगर हम देखें है ना, फल उत्पादन में अगर हम देखें वहाँ पे मसाला उत्पादन, तो मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में 4था स्थान है। ये हमने देखा मध्य प्रदेश के विभिन्न जो फल सब्जी हैं उनके संदर्भ में। आपका बात अगला प्रश्न बोला गया है कि मध्य प्रदेश में जैविक नीति, मध्य प्रदेश में राज्य जैविक नीति कब जारी की गई। तो देखिए मध्य प्रदेश में ये जैविक नीति का परिणाम था कि अभी एरिया वाइज क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जैविक खेती होती है। क्षेत्रफल अनुसार सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। सर्वाधिक फसल क्षेत्रफल के अनुसार होते हैं इस जैविक खेती के लिए। अगर प्रतिशत में आप देखोगे तो प्रतिशत में सिक्किम है, प्रतिशत में सिक्किम है, प्रतिशत के लिए सिक्किम माना जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार होती है। मध्य प्रदेश सरकार कई जगह पर यह डाटा भी कोट करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो जैविक कृषि नीति अपनाई गई, ये कब नीति अपनाई गई, 2011 में ये नीति अपनाई गई थी। ये 2011 में हमारी नीति अपनाई गई, ये अपन ने देखा। अब हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अगला प्रश्न था कि एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष योजना, भारत सरकार भी इस पर जोर दे रही है। तो उसमें एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत वो पूछ रहे हैं कि भाई जो प्याज है इसका उत्पादन, शाजापुर का उत्पादन किस जिले में हो रहा। तो देखिए शाजापुर में जो उत्पादन चुना गया है वो प्याज को चुना गया है ना, शाजापुर में प्याज को चुना गया। आगर मालवा में संतरे, अगर हम देखें संतरे आगर मालवा राजगढ़ में, आगर मालवा राजगढ़ में चुना गया। बांस यहाँ पे है वो देवास में। उसके अलावा आलू यहाँ पे जो दिया गया वो इंदौर के आलू को चुना गया है। ये बात अपन ने देखी। तो एक जिला एक उत्पाद के टेबल को आप जरूर देख लें, उसमें कुछ मुख्य उत्पाद है और सहायक उत्पाद। तो मुख्य उत्पाद और सहायक उत्पाद दोनों को देखें, ये आपकी कई सारी चीज़ों को क्लियर करने में आपको क्या मिलेगी, आपको मदद मिलेगी। आपका अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था रेम्बुले, रेम्बुले मध्य किसकी नस्ल है। तो देखिए रेम्बुले मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो भेड़ है उसकी नस्ल है। रेम्बुले मध्य प्रदेश की एक भेड़ की नस्ल है। ये जो है वो मध्य प्रदेश में भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है। और सर्वाधिक भेड़ मध्य प्रदेश में जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, सर्वाधिक भेड़ें मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सर्वाधिक भेड़ें मिलती हैं, है ना। सर्वाधिक भेड़ें जो मध्य प्रदेश में मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, आपका शिवपुरी जिले में मिलती है। एक प्रश्न जो ऊपर था उसी का दूसरे अप्रोच के साथ यहाँ पे पूछा गया है ना प्रश्न, चूंकि आप वहाँ पे भी इसका गलत कर पाए होंगे, यहाँ पे भी। तो देखते हैं इसका सही उत्तर दोनों जगह वहाँ पे भी नहीं था, यहाँ
पे आपको खोजना था, तो गो एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे प्रारंभ की गई। तो देखिए गो एम्बुलेंस सेवा जो प्रारंभ की गई, जैसे हमारा 108 चलता, उसी के आधार पे मोबाइल पे सूचना मिलते ही जो गो है उनको क्या किया जाएगा, एम्बुलेंस के माध्यम से लिफ्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाएगा। और ये जो प्रारंभ की गई है वो खरगोन जिले में प्रारंभ की गई। किस जिले में? खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, खरगोन जिले में प्रारंभ की गई है। अगला आपको प्रश्न पूछा गया था कि गायों की संख्या की टीम मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो देखिए मध्य प्रदेश का गोवंश से संबंधित जो नस्ल है उसमें प्रथम स्थान है। सर्वाधिक गायों की संख्या कहाँ पे है? रीवा जिले में सर्वाधिक गायों की संख्या स्थित है और मध्य प्रदेश इसमें पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में साहिवाल, धारपरकर, गिर, जर्सी, निमाड़ी है ना। अगर आप देखना चाहें तो मध्य प्रदेश में साहिवाल, उसके बाद थारपरकर, उसके बाद गिर, उसके बाद जर्सी, ये मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लें हैं। निमाड़ी भी मध्य प्रदेश में है, मालवी भी ये है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख अपन क्या बोलते हैं, नस्लों के रूप में अपन इनको जानते हैं। फिर आपसे क्या पूछा गया कि जीवाजी शुगर मिल कहाँ स्थित है। तो देखिए जीवाजी जो शुगर मिल स्थित है ये मंदसौर में स्थित है। जीवाजी शुगर मिल जो स्थित है वो कहाँ पे? मंदसौर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न था असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए देश का सबसे बड़ा सहकारी जो सोयाबीन कारखाना है वो उज्जैन में स्थित है। ये बात यहाँ पे क्या दिया गया, सहकारी सोयाबीन कारखाना। एक्चुअल में सहकारी सोयाबीन जो कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है, वो सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में स्थित है। तो ये आपके सिवनी, मालवा में स्थित है। सिवनी, मालवा जिला होशंगाबाद में स्थित है। पहला कथन गलत हो गया। सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग जो है वो उज्जैन के नागदा में। और ईरी से जो रेशम बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया जाता है? सिवनी में बनाया जाता है। इसी कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहते हैं। ये तीनों ही कथन नीचे वाले सही दिए गए हैं। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। पहला कथन यहाँ पे गलत तरीके से दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प जो होता है वो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को आप सभी जारी रखिए।